तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पर एक नए वीडियो और नए धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, काफ़ी लंबे प्रश्न होते हैं और इसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। तो चलिए, जो कि लगभग आपके हर साल पूछे जाते हैं, तो सभी लोग एक बार क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ आप अपना थोड़ा सा प्यार दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपको बताने के लिए, आपको कंटेंट लाने के लिए। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाएगा। और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। सबसे पहला बात कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो सभी चैप्टर्स हमने आपको एक बार कंप्लीट करवा रखा है। 8 चैप्टर तक भी हमने आपको कंप्लीट करवा रखा है। तो आप एक बार पीछे जाइए, रिवाइज करिए, थोड़ा पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जब आप वहाँ पर जाकर थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देंगे अपना, तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक, तो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। किसी खोखले बेलन के भीतर क्या कर रहा है, किसी खोखले बेलन के भीतर, अभी इसको भी अच्छी तरीके से समझाएंगे गॉस का प्रमेय, ठीक है ना। तो और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी खोखले बेलन के भीतर 70.7, एक ही 7 आप लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो 70.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है। क्या कर रहा है, किसी खोखले बेलन के भीतर 70.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर 1 है। तो इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान क्या होगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि जो उसका आवेश होगा, यानी कि जो फ्लक्स होगा, जो वैद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स होगा, वो आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी खोखले बेलन का वैद्युत फ्लक्स आपको दे रखा है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या दे रखा है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको लिखना है। खोखले बेलन का वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, सभी लोग लिख लेंगे कि खोखले बेलन का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसमें आपको एक चीज़ दे रखा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स है वो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चा, 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -1, इतना आपको दे रखा है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, अतः बेलन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, अगर हम बेलन के बात करेंगे, बेलन से कुल कितना फ्लक्स निर्गत होगा उसके बारे में आप जानिए। तो फाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। जहाँ फाई 1 व फाई 2 क्रमशः बेलन के समतल पृष्ठ के दोनों ओर से निर्गत फ्लक्स हैं। क्या हैं, जहां फाई 1 व फाई 2 क्रमशः बेलन के समतल पृष्ठ के दोनों ओर से निर्गत क्या हैं, फ्लक्स हैं। ठीक, चूंकि बेलन के दोनों सिरों के से समान फ्लक्स निर्गत होता है, चूंकि किसका होता है, बेलन के दोनों सिरों से क्या होता है, समान फ्लक्स निर्गत होता है। अतः फाई 1 बराबर फाई 2 क्या हो जाएगा, फाई 1 बराबर फाई 2 या फाई प्लस 2 फाई 1 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1 से 2 फाई 1 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ठीक, अतः समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई 1 बराबर हाफ इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई बराबर 1/2। इसका मान, क्यू का मान दे रखा है 17.7 इंटू 10 की पावर -12 अपान एप्सिलॉन नॉट का मान दे रखा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 माइनस 1.5। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 माइनस 1.5 बराबर 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -1।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा समझना है और अच्छी तरीके से करना है। अगर समझ में आ जाए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर किए बिना जाइएगा ही मत, क्योंकि आपके लिए कंटेंट लाते हैं तो आपको समझना होगा सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हम सर के लिए भी थोड़ा मेहनत कर दें, ये आपका दायित्व बनता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। दिखाइए कि हेनरी अपान फैराड की पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। क्या दिखाइए कि हेनरी अपान फैराड की पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ये आपको दिखाना है कि हेनरी अपान 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। पहले इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे। एक हेनरी बराबर क्या होता है, एक वोल्टेज बटे एक धारा अपान समय, यानी कि वोल्टेज इंटू समय अपान धारा। क्या होता है, वोल्टेज इंटू समय अपान धारा, यानी कि एक फैराड बराबर क्या होगा, आवेश बटे वोल्टेज। क्या हो जाएगा, आवेश बटे वोल्टेज। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, हेनरी अपान फैराड क्या हो जाएगा, हेनरी अपान फैराड, या वोल्टेज इंटू समय अपान धारा इंटू वोल्टेज अपान आवेश। हेनरी बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू समय, ठीक, या देखिए यहाँ से ही निकल रहा है, वोल्टेज इंटू समय अपान धारा, वोल्टेज इंटू समय अपान धारा इंटू वोल्टेज अपान आवेश। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज का स्क्वायर अपान धारा इंटू 1 अपान आवेश अपान समय। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। या ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज का स्क्वायर बटे धारा इंटू 1 अपान धारा। ठीक, तो Q बाई टी क्या होता है, Q बराबर आई टी होता है। ठीक, या I बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, I बराबर यहाँ पर Q बाई टी, यानी वही चीज़ आया है ना, पे देखा, आवेश अपान समय का मान धारा के बराबर हो जाएगा, इस धारा के बराबर। ठीक, आगे वोल्टेज का स्क्वायर बटे धारा का स्क्वायर, तो वोल्टेज का स्क्वायर बटे धारा का स्क्वायर क्या होता है, वोल्टेज का स्क्वायर हेनरी अपान फैराड। ठीक, तो वोल्टेज अपान धारा का होल स्क्वायर, या हेनरी अपान फैराड की पावर 1/2, ये इधर चला आएगा, क्या चलाएगा, ये इधर चला आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हेनरी अपान फैराड बराबर कितना आया, वोल्टेज अपान धारा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्वायर है ये इधर आएगा, तो हेनरी अपान फैराड की पावर 1/2 बराबर वोल्टेज अपान धारा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हेनरी अपान फैराड की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, हेनरी अपान फैराड की पावर 1/2, या प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R = V अपान I। क्या हो जाएगा, R = V अपान I आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर, ध्यान दीजिएगा, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब हैं। ठीक, एक बल्ब हमारे पास क्या है, 60 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट का है। ठीक, और एक बल्ब हमारे पास है 100 वाट और 220 वोल्ट का। ठीक, दो बल्ब हमारे पास हैं, तो दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर, इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इसको हम किससे जोड़ते हैं, 220 वोल्ट मेन से संबंधित किए गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला काम हमने क्या किया, 60 वोल्ट और 220, 60 वाट और 220 वोल्ट का एक बल्ब है और एक 100 वाट और 220 वोल्ट का है। इसको हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा। एक बार हमने इसको क्या किया, श्रेणी, मान ले देखिए दो बल्ब हैं, एक बल्ब यहाँ पर है और एक बल्ब आपका यहाँ पर है। इसको हमने किससे मेन से जोड़ा है, हमने जोड़ दिया 220 वोल्ट के मेन से, और एक बल्ब क्या है 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक, और एक बल्ब हमारा है 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक, तो समझ में आ रहा है कैसे जुड़ा, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ सकते हैं। और उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। इसमें धारा कितनी बहेगी ये आपको बताना, इसमें कितनी धारा बहेगी ये आपको बताना है। ठीक, यदि बल्ब, और भी पूछ रहा है, यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब धाराएं कितनी हो। इसी बल्ब को हमने क्या कर दिया, अब देखिए हमने क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। अगर एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया और इसी तरीके से एक बल्ब हमने यहाँ पर लगा दिया, इसको हमने किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। यहाँ पर हमने करंट दे दी, मेंस दे दिया। ये मान लीजिए 60 वोल्ट 220, 60 वाट 220 वोल्ट का, ये 100 वाट 220 वोल्ट का है। तो समझ में आया आपको, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो समझ में आ रहा होगा।
तो इसमें क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों के समान धारा प्रवाहित होगी। अगर ये बल्ब अगर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो इसमें धारा क्या होगी, समान प्रवाहित होगी, ठीक है ना। जब धारा समान प्रवाहित होगी तो 60 वाट के बल्ब में प्रतिरोध कितना होगा, R1 बराबर V1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपान P1 स्क्वायर, P1, ठीक है ना। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब P इक्वल टू V, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है, सभी लोग जानते हैं। शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो ये सभी लोग जानते हैं। तो हमने इसमें क्या निकाल रहे हैं, R निकाल रहे हैं, या P इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आर, V स्क्वायर अपान आर, ये भी आपके लिए होता है। तो यहाँ पर हमने R1 का मान निकालना है, R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान P। तो यहाँ पर V1, यहाँ पर P1, सेम टू सेम बात है हमारे पास। तो यहाँ से R1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर अपान P1 बराबर V1 का मान 220 वोल्ट का स्क्वायर बटे P1 का मान कितना 60 वाट बराबर 807 ओम। कितना हो जाएगा, 807 ओम, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तथा 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर कितना हो जाएगा, V2 का स्क्वायर अपान P2 क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर अपान P2। तो 220 वोल्ट का स्क्वायर अपान 100 ओम बराबर 484 ओम, क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट बटे 100। दूसरे वाले का हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिरोध। पहले का प्रतिरोध कितना आया, 807 ओम, और दूसरे का प्रतिरोध आया 484 ओम। अब अगर हम इसको, पहला काम क्या करेंगे, पहला काम इसको हम क्या, दोनों प्रतिरोध हमारे आ गए, पहला प्रतिरोध 807 ओम और दूसरा प्रतिरोध 484 ओम। अब इसको हमने पहली बात में क्या पूछा था, इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए तब टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, इसको समांतर क्रम में जोड़िए तब टोटल प्रतिरोध कितना आएगा। तो कुल प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 बराबर 807 प्लस 484 बराबर 1291 ओम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि कैसे ये सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते। अब देखिए, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि 220 वोल्ट में जो मेन से जुड़ा है इसमें जो धारा है वो समान है, तो I इक्वल टू बी अपान आर। वोल्टेज कितना है, 220 है, और टोटल जो रजिस्टेंस हमारा आया 1291। सॉल्व करने पर 0.17 एम्पियर। तो आपको धारा निकली, श्रेणी क्रम में जब जुड़ा है तो दोनों में धारा कितनी प्रवाहित होगी, 0.17 एम्पियर। तो समझ में आया, इतना आपको समझ में आया तो एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद समांतर, अब देखिए हमने श्रेणी क्रम में अभी पीछे निकाला, तो हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में निकालने का प्रयास करेंगे। तो समांतर क्रम में देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने क्या निकाला, अभी धारा निकाल ली है। अब हमारे पास क्या निकलता है, अब उसके बाद देखिए अब हमने क्या निकाला, श्रेणी क्रम में निकाला, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जुड़े दोनों बल्बों पर मेंस से प्राप्त विभवांतर, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोनों बल्बों को तो उसमें जो विभवांतर हमें मिलेगा 220 वोल्ट का होगा। दोनों में क्या होगा, देखिए पहले वाले में धारा समान थी लेकिन इसमें वोल्टेज क्या होगा, हमारा समान होगा, परंतु अब धाराएं हमारी अलग अलग होंगी। पहले केस में क्या था, धारा समान थी, दूसरे केस में वोल्टेज समान है, ठीक है ना। तो पहले केस में वोल्टेज अलग अलग था हमारा, इस केस में वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, ठीक। तो यहाँ पर धाराएं अलग अलग होंगी। तो 60 वाट के बल्ब में धारा I1 बराबर P1 अपान V, यानी कि 60 वाट बटे 220 वोल्ट बराबर 2.273 एम्पियर, ठीक। 100 वाट के बल्ब में अगर धारा की बात करें तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 अपान V, यानी कि 100 वाट बटे 220 वोल्ट बराबर 0.454 एम्पियर, ठीक। तो यहाँ पर I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.45 एम्पियर, 454 एम्पियर, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा था। तो क्वेश्चन में क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। किसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसमें 500 फेरे हैं। यदि कुंडली के तल में, देखिए क्या करा, एक कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसमें जो 500 फेरे हैं, यदि कुंडली के तल से लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है
उसका औसत मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, प्रारंभ में कुंडली का जो तल है, मगर प्रारंभ की बात करें, शुरू में बात करें, तो कुंडली का जो चुंबक तल है चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है। किसके है, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है। अतः 5 थीटा बराबर 0 तथा ए क्या है, क्षेत्रफल वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे से बहुचुंबकीय फ्लक्स φ1 बराबर बी ए कास 0 बराबर बी ए, क्या हो जाएगा, बी ए कास 0 बराबर बी ए, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के शून्य होने पर, जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, उसका शून्य होने पर कुंडली में बहुफ्लक्स, जो कुंडली में बहुफ्लक्स है φ2 बराबर बी ए कास 0 बराबर बी ए इंटू, देखिए बी ए बराबर क्या है 0 इंटू ए बराबर 0, यानी बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः अगर कुंडली से बहुचुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1 बराबर 0 माइनस बी ए, यानी कि माइनस बी आपका आ जाएगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बराबर n बी ए अपान डेल्टा टी। यहाँ n बराबर क्या है 500, b बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, a बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या बराबर 10 की पावर -2 मीटर, या डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड, या E बराबर क्या हो जाएगा 500 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -2 बराबर अपान 0.1 बराबर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, या E बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 4 क्वेश्चंस था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।